वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एक्सेप्शंस टू मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो आइए इसको समझते हैं। सो डिविएशंस टू मेंडेलियन जेनेटिक्स या फिर एक्सेप्शंस टू मेंडेलियन जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस को आज हम पढ़ रहे हैं। मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो अलील्स होते हैं या जो जीन्स होते हैं वो हमेशा पेयर की फॉर्म में और एक उनमें से डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। डोमिनेंट वो होता है जो ख़ुद को एक्सप्रेस करता है, दिख जाता है, और रिसेसिव वो होता है जो चुप जाता है और अपनी जो एक्सप्रेशन है या करेक्टरिस्टिक है वो नहीं दिखा पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है, यानी हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे हमारे पास फिनोमिनाज मौजूद है जो कि मेंडल के जो लॉज है या फिर उसके जो एक्सपेरिमेंट्स है उनको फॉलो नहीं करते। इट डज़ नॉट मीन कि मेंडल गलत था अपनी जगह पर, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आज हमारे पास यानी आज से 150 साल पहले से ज़्यादा आज हमारे पास ज़्यादा नॉलेज है इस जेनेटिक्स के हवाले से। सो आइए इसको समझते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? यानी ऐसा डोमिनेंस जो कि इनकम्प्लीट हो। इसका मतलब यह है कि अगर हम दो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स को यानी दो खसूसियात को, मुखालिफ खसूसियात को अगर आपस में क्रॉस करें और इनमें से कोई एक भी पूरी तरह से एक्सप्रेस ना हो पाए, यानी ख़ुद को वो मुकम्मल तौर पे एक्सप्रेस ना कर पाए, ऐसे कंडीशन या फिनोमिना को हम कहते हैं दैट इट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वन टू कंट्रास्टिंग करेक्टर्स, यानी दो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स या फिर मुख्तलिफ किस्म के जो खसूसियात है, मुखालिफ खसूसियात, जब उनको क्रॉस किया जाता है F1 जनरेशन में, जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन है, नन इज़ फुली एक्सप्रेस्ड। जब एक भी यानी जो हमारे पास दो है इनमें से एक भी मुकम्मल तौर पे एक्सप्रेस नहीं हो पाता, यानी अपनी खसूसियात मुकम्मल तौर पे नहीं दिखा पाता, इस कंडीशन को हम कहते हैं कि इट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या फिर इसको हम कहते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। सो दोनों नाम आप यूज़ कर सकते हैं। यानी ऐसा कंडीशन कि जिसमें दो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स क्रॉस किए जाए और एक भी उनमें मुकम्मल तौर पे ख़ुद को एक्सप्रेस न कर पाए। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में हमारे पास एक प्लांट है, एक फ्लावर है जिसका नाम है जापानीज़ 4 o'clock फ्लावर प्लांट। इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ मिराबिलस जाल्पा। ये जो जापानीज़ 4 o'clock प्लांट है, ये हमारे पास जो इसकी ट्रू ब्रीडिंग या प्योर ब्रीड है वो हमारे पास दो है। एक इसका रेड है जिसको हम 2 कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे, एक हमारे पास वाइट कलर में आता है दैट इज़ विथ कैपिटल W। जब हम रेड 4 o'clock प्लांट को क्रॉस करते हैं वाइट 4 o'clock प्लांट के साथ, फ्लावर के साथ, तो इनके जो ऑफस्प्रिंग्स है वो किस तरह से होंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम पनिट स्क्वायर से इसको शो करें, सो ऊपर हमारे पास 2 कैपिटल R है, यहाँ पर साइड पे भी हम गेमीट्स लिखते हैं, ये दोनों गेमीट्स हैं हमारे पास। जब इनका आपस में क्रॉस होता है R एंड W, तो हमारे पास जितने भी F1 जनरेशन के जो प्लांट्स बनेंगे उन सब का जीनोटाइप, यानी उनमें कौन से जीन्स होंगे। जीनोटाइप हम कहते हैं कि उनका जेनेटिक मेकअप क्या है, यानी कौन कौन से जीन्स या अलील्स मौजूद हैं। तो जितने भी F1 जनरेशन के जो प्लांट्स या फ्लावर्स होंगे उनका जीनोटाइप होगा एक R जो कि रेड कलर का है और एक W जो कि वाइट कलर से आया हुआ है। ये जितने भी प्लांट्स या फ्लावर्स इनके होंगे उनका न तो जो रंग है न वो कंप्लीट तरीके से रेड होगा, न वो मुकम्मल तौर पे वाइट होगा, क्योंकि न रेड ख़ुद को मुकम्मल तौर पे एक्सप्रेस कर सकता है और न वाइट ख़ुद को मुकम्मल तौर पे एक्सप्रेस कर सकता है, बल्कि एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप आता है। इंटरमीडिएट फिनोटाइप का मतलब होता है कि जो दरमियाना फिनोटाइप है, फिनोटाइप हम कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस, यानी ये किस तरह से दिखेगा। ये जो फिनोटाइप है ये असल में हो जाएगा, यानी जो कलर है फ्लावर का वो पिंक हो जाएगा, कि जिसमें रेड का भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है 50% और वाइट का भी कम्बिनेशन है 50%। दोनों खुद को मुकम्मल तौर पे एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो इसको हम कहते हैं कि इट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसी को, ये जो F1 जनरेशन के जो प्लांट्स हैं, मिसाल के तौर पे एक भी F1 जनरेशन का है, RW है, दूसरा भी है, दो के हमारे पास जो हाइब्रिड है, जब हम इन दोनों को यानी सेल्फ क्रॉस करेंगे, आपस में इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे, इन ब्रीडिंग करवाएंगे, यानी आपस में सेल्फ पॉलिनेशन होगी, तो इससे जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो असल में क्या होंगे, RW। मिसाल के तौर पे इस साइड पे भी RW है, तो R विद कैपिटल R W, देन W एंड R, तो RW बन गया, और W एंड W। आप यहाँ पर देखिए कि जो F2 जनरेशन है, F1 जनरेशन से जो F2 जनरेशन बन गया, वो उसके जो प्लांट्स होंगे या फ्लावर्स होंगे वो असल में होंगे 1:2:1।
किस तरह से कि इनमें जो पहला प्लांट है नंबर 1 वो रेड होगा, एंड जो सेकंड प्लांट है दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों क्या होंगे, ये पिंक हो जाएंगे क्योंकि RW इनका जीनोटाइप है, और जो थर्ड वन है लास्ट वन दैट इज़ वाइट। सो इसका जो रेशो होगा दैट इज़ 1:2:1। तो ये जो क्रॉस है या फिर जो फिनोमिना है इसको इनकम्प्लीट कहा जाता है कि जहाँ पर कोई भी जो अलील है यानी दोनों अलील में से एक भी मुकम्मल तौर पे एक्सप्रेस नहीं हो पाता। सेकंड जो फिनोमिना है जो कि मेंडेलियन जेनेटिक्स या उसके जो लाज है उनको फॉलो नहीं कर रहा, दैट इज़ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब होता है कि जब हम दो कंट्रास्टिंग पेयर्स यानी दो मुखालिफ जो खसूसियात है उनको जब आपस में हम क्रॉस करेंगे तो इनमें से एक भी अलील यानी हर एक जो अलील है वो ख़ुद को मुकम्मल तौर पे एक्सप्रेस कर पाए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था कि यहाँ पर एक भी अलील ने ख़ुद को मुकम्मल तौर पे एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन यहाँ पर दोनों अलील्स, दोनों जो खसूसियात है वो मुकम्मल तौर पे दिख जाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे ख़ुद को, तो इस कंडीशन को हम कोडोमिनेंस का नाम देते हैं। डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि वन टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जब दो मुखालिफ खसूसियात आर क्रॉस, जब इनको क्रॉस किया जाता है तो F1 जनरेशन में बोथ ऑफ देम फुली एक्सप्रेस देमसेल्फ, कि जब दो मुख्तलिफ खसूसियात को क्रॉस किया जाए F1 जनरेशन में जब वो दोनों ख़ुद को मुकम्मल तौर पे एक्सप्रेस कर पाए, दोनों दिख जाए, दोनों की खसूसियात उस एक इंडिविजुअल या सेल के अंदर आ जाए, तो इस कंडीशन को कोडोमिनेंस कहा जाता है। इसको हम समझेंगे दो एग्जाम्पल से। एक हमारे पास ह्यूमन MN ब्लड ग्रुप सिस्टम है एंड सेकेंड वन इज कोट कलर इन शॉर्ट हॉन्ट कैटल। सो ह्यूमन MN ब्लड ग्रुप सिस्टम, इंसान के जो RBCs है उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बने हुए। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है एंड दैट इज़ एंटीजन। सो एंटीजन, इसको आप आसानी से यूँ समझिए कि ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि RBCs के मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद हैं, और इंसानों में तकरीबन 50 के करीब जो ये मॉलिक्यूल्स है RBCs के ऊपर या एंटीजन्स है ये डिस्कवर हो चुके हैं जो कि हमारे RBCs के ऊपर मौजूद होते हैं। इसी तरह ये एंटीजन के ग्रुप में एक जो एंटीजन या जो मॉलिक्यूल्स है जो हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, वो असल में MNB है। तो MNB असल में मॉलिक्यूल्स होते हैं या एंटीजन्स होते हैं RBCs के मेम्ब्रेन के ऊपर। जो MN है इनका जो जीन होता है, चाहे M हो चाहे N हो, इसका जो जीन है वो असल में क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर मौजूद होता है। अब मिसाल के तौर पे कोई शख्स होमोजाइगस है सिर्फ और सिर्फ M के लिए। होमोजाइगस हमने पहले भी पढ़ा है, होमोजाइगस का मतलब होता है कि जब दो सिमिलर जीन यानी एक ही तरह के जीन्स या अलील्स पाए जाते हो तो इसको होमोजाइगस कंडीशन कहा जाता है। तो मिसाल के तौर पे कोई शख्स होमोजाइगस है M के लिए, यानी इस शख्स में सिर्फ और सिर्फ M एंटीजन या M के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जीन मौजूद हैं, तो इस शख्स के जो RBCs होंगे, जो रेड ब्लड सेल्स होंगे, उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ M एंटीजन मौजूद होगा। सो M एंटीजन ऑन RBCs। एक और शख्स है, उसके सेल के अंदर जो जीन है वो असल में M का नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ N को या N एंटीजन या मॉलिक्यूल को बनाने के लिए मौजूद है। तो ये जो शख्स, मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स या इंडिविजुअल अगर वो होमोजाइगस है N को बनाने के लिए, तो इस शख्स के जो RBCs है, जो रेड ब्लड सेल्स है, इस शख्स के RBCs के ऊपर सिर्फ और सिर्फ N एंटीजन या मॉलिक्यूल मौजूद होगा। लेकिन अगर कोई शख्स हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस हमने पढ़ा था, हेट्रोजाइगस का मतलब होता है कि जब एक जैसे जीन्स या अलील्स नहीं पाए जाते हो बल्कि डिफरेंट हो। मिसाल के तौर पे M है और N है, आपस में डिफरेंट अलील्स हैं। तो अगर किसी शख्स के सेल में M एंटीजन बनाने के लिए भी जीन मौजूद हो और N को बनाने के लिए, N एंटीजन या मॉलिक्यूल को बनाने के लिए भी अगर जीन मौजूद होगा, तो ऐसे शख्स के जो RBCs है उसके ऊपर N एंटीजन बनाने के लिए और M एंटीजन बनाने के लिए दोनों का जीन मौजूद होगा, और ऐसे शख्स के जो RBCs है इनके ऊपर M एंटीजन भी होगा और N एंटीजन भी होगा, यानी दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स इस शख्स के RBCs के मेम्ब्रेन के ऊपर, रेड ब्लड सेल्स के मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो MN है ये कोई इंटरमीडिएट नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि जिस तरह हमारे पास यहाँ पर है कि पिंक कलर प्रोड्यूस हुआ रेड और वाइट का, यहाँ पर M भी पूरी तरह से मौजूद है, M भी अपनी खसूसियात मुकम्मल तौर पे दिखाता है, और जो N है वो भी अपनी खसूसियात या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मुकम्मल तौर पे दिखाता है। तो जब दोनों अपनी खसूसियात दिखाएंगे इसको हम कहेंगे कोडोमिनेंस, यानी दोनों डोमिनेंट है।
सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास एक कोट कलर इन शॉर्ट हॉर्न्ड केटल्स मिसाल के तौर पे जो मवेशी है, जो गाय और बैल हैं, ऐसे गाय और बैल जिसके जो सींग होते हैं वो छोटे होते हैं, शॉर्ट हॉर्न्ड होते हैं, उनका जो कोट कलर है यानी उनका जो जिल्द है उसका रंग, इसको हम समझते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास दो तरह की वैरायटीज़ मौजूद हैं। एक हमारे पास रेड बुल है, एक बेल है जिसका जो कलर है, कोट कलर, जिल्द का कलर, वो असल में रेड है। तो ये भी होमोजाइगस है, यानी दोनों एक तरह की जीन्स है, रेड है। एंड एक हमारे पास वाइट काउ है, ये भी होमोजाइगस है, दैट इज WNW। जब हम होमोजाइगस रेड बुल को क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस वाइट काउ के साथ, तो इसके जो जनरेशन है या फिर जो F1 जनरेशन है वो किस तरह से होगा। मिसाल के तौर पे गेमीट्स को हम लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास RR है, यहाँ पर W है, NW है। सो RNW हमारे पास RW और यहाँ पर भी RW एंड RW। यानी आप यहाँ पर देखिए कि F1 जनरेशन में हमारे पास जो एक अलील है वो रेड बुल से आता है और एक जो अलील है वो वाइट काउ से आता है। तो इसका जो जीनोटाइप है यानी जो जीन्स है वो R है और W है, यानी रेड कलर को बनाने के लिए भी एक जीन मौजूद है और वाइट कलर को बनाने के लिए भी एक जीन मौजूद है। तो ये जो मिसाल के तौर पर अगर कोई गाय है वगैरह है या कोई बुल है, तो इसका जो कोट कलर होगा वो असल में रॉन होगा, यानी ये रेड भी होगा और वाइट भी होगा। रेड कलर भी ख़ुद को एक्सप्रेस करेगा और वाइट कलर भी पूरी तरह से एक्सप्रेस हो जाएगा। अगेन दोनों जो जीन्स है या अलील्स है वो ख़ुद को मुकम्मल तौर पे एक्सप्रेस करते हैं। सो अगेन इट इज़ कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। वाई? बिकॉज बोथ alleles एक्सप्रेस themselves equally। दोनों जो alleles है वो ख़ुद को इक्वल तौर पे यानी दोनों मुकम्मल तौर पे ख़ुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं और एक हाइब्रिड बनाते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है अगेन कि दो स्पीशीज़ या दो वेराइटीज़ से मिलकर कोई एक जो ऑर्गेनिज्म हो वो बना हो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।